गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है अच्छे से। Okay, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का बैच हिंदी में। आप लोगों से कई लोग इसका वेट कर रहे थे, तो आज से हम लोग हिंदी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस बैच को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोग उन एरियाज को देखने की कोशिश करेंगे, उन मुद्दों को देखने की कोशिश करेंगे, उन टॉपिक्स को देखने की कोशिश करेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले जो एक चीज हमें जाननी चाहिए कि आखिर करंट अफेयर्स से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं हर साल। तो अगर आप देखोगे हमारे पास पिछले 5 सालों का आंकड़ा है। इस 5 सालों में आप देख सकते हो कि 2023 में 20 सवाल पूछे गए थे जो करंट अफेयर से आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना, 2016 में करंट अफेयर से सबसे अधिक लगभग 30 सवाल पूछे गए थे। और इस 30 सवाल होने के कारण 2016 का जो पेपर था वो काफी आसान हो गया था, क्योंकि आप सभी को मालूम है करंट अफेयर से जो चीजें होती हैं वो लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होती है। और इससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ठीक 2016 में लगभग 30 से अधिक क्वेश्चंस आ गए और उस समय जो कट ऑफ भी था वो भी काफी काफी ऊपर चला गया, लगभग 116 नंबर था उस समय कट ऑफ। तो अब उसके बाद धीरे धीरे यूपीएससी ने जो करंट अफेयर्स का जो नंबर है, जो क्वेश्चंस जितने आ रहे थे, जो सवाल आ रहे थे, उनको कम करना स्टार्ट किया। और अभी के टाइम में आप देखोगे कि लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स के मुद्दों से लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो जो हम इन बैच में इस बैच में जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसी डायमेंशन पे रखे, उसी आधार पे रखे जैसा कि यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कितने सवाल आते हैं। अब देखो, ये जो 20 सवाल आते हैं इसमें से आप कभी भी पूरे के पूरे 20 सवाल सॉल्व करने के लिए या उनका हल खोजने के लिए मत जाओ। हर साल आपको 2 से 4 सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपने कहीं भी ना तो अखबारों में पढ़ा होगा, ना किसी मैगजीन में पढ़ा होगा, कहीं भी आपने शायद उसको देखा नहीं हो। बट इस 20 सवाल में से कम 15 सवाल ऐसे जरूर होंगे, 12 से 15 सवाल ऐसे जरूर होंगे जिनको आप आसानी से वहां पे उत्तर दे सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें मेहनत करनी है इन 15 सवालों के लिए, ना कि इन पूरे 20 के 20 सवाल के लिए। इन 20 सवालों के पीछे अगर आप भागने लगोगे तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें बाकी रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है कि उन 15 क्वेश्चंस को हम पकड़ ले, वहां के उत्तर हम देने में सक्षम हो जाए। तो पहला तो ये। दूसरा, कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हो, उनके जो मुख्य अंग है वो हो, या फिर बाकी जो उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो, उनसे बार बार सवाल पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो कौन से हैं जो न्यूज में हमें देखने को मिला है। दूसरा, हम देखने की कोशिश करेंगे नई पहल के आधार पर, कुछ नया स्टार्ट किया गया हो, कुछ नई चीज की पहल की गई हो, उस पर बार बार सवाल पूछा जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज मोमेंटम, तो इस टाइप से अगर कुछ नया स्टार्ट किया गया तो इस पे सवाल बार बार पूछा जाता है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नया टर्म, कुछ नया शब्दावली आए, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर मान लो कोई प्रजाति अगर न्यूज में है, कोई वैसी प्रजाति हो जो न्यूज में हो, कोई बार बार खबर में कोई प्रजाति आ रही हो, जैसे कि नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल, या कई बार जैसे आपने देखा होगा कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे चीता की मौत हुई है रिसेंटली। तो इस टाइप से हर महीने में जो अलग अलग प्रजातियां जो खबरों में रही हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्थान, जो न्यूज में रहे हो, प्लेस इन न्यूज, समाचारों में जो स्थान रहे हो कई बार न्यूज में, जैसे अलेपो। अलेपो एक जगह है
जो आपका स्थित है सीरिया में। अब अलोपो में लास्ट ईयर बहुत ही भीषण भूकंप आया था। इसके कारण यहाँ की जो पूरी जो एरिया है, जो पूरा जो इस जगह की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ की जो जनसंख्या थी, उसको भारी नुकसान पहुंचा। यहाँ के जो जितने इमारत थे वो सभी ढह गए। तो इस टाइप के जो खबरें होंगी, इस टाइप के जो स्थान होंगे जो चर्चा में रहे हो, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन में जैसे एक जगह है ओडेशा, ओडेशा जो है वो यूक्रेन में स्थित एक जगह है। उसे हिस्टोरिकल, इसे देख सकते हो रसिया ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो इन सभी जगहों को हम जानने की कोशिश करेंगे जो न्यूज में रहे। इसके साथ साथ कुछ जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए या रामसार साइट हो गए, तो इन सभी चीजें जो अगेन समाचारों में बनी रही है, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, या मान लेते हैं कि जो हमारे जंगल है, जो हमारे वन है, रिपोर्ट या सूचकांक है, कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई सर्वेक्षण आता है, उनसे संबंधित अगर कोई सर्वेक्षण आता है, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अगर विज्ञान तकनीक से रिलेटेड कोई शब्दावली है जिसपे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई टर्म ऐसा आया, तो कोई शब्दावली ऐसी आई, तो उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, या पर्यावरण से संबंधित। तो ये कुछ ऐसे बार बार कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे बार बार सवाल पूछा गया है। ये लगभग पिछले 2013 से लेकर 2023 तक इन सभी क्षेत्रों से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी चीजों को अपने इस बैच में कवर करने का, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो भी मुद्दे आए हों, जो भी विषय आए हों, उन सभी को एक एक करके पढ़ने का। हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम मंथ वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर है, जो जनवरी 2023 के महीने में जो चीजें आई थी, वहां से स्टार्ट करेंगे, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स रहे उसको हम पहले फेज में कंप्लीट करेंगे। मींस ये जो आपका करंट अफेयर का बैच होगा वो 2 फेज में होगा। पहला जो पार्ट है वो तब होगा जब हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट आएगा जब मान लो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने इस साल के 2024 के, जब जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना गुजर जाता है, उसके बाद अप्रैल में इन 3 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट समाचार रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, विषय रहेंगे, उन सभी को हम फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मंथ वाइज चलते हैं ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिले कि हाँ, हमारा जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे थे, वो सभी मंथ वाइज कवर हो गए हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके लिए कुछ ट्रिक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जब आप करंट अफेयर को तैयार करते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज पे हम सबसे पहले बात करते हैं। जब भी आप कोई करंट अफेयर का टॉपिक देख रहे हो, कोई भी विषय आप सब देख रहे हो, तो उसको हम कैसे अप्रोच करें, उसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योजनाओं के बारे में, जो स्कीम्स या योजनाएं होती हैं जिसको गवर्नमेंट लेके आती है। अब देखना, यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना। अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो संघ के द्वारा जो योजनाएं लाई की गई हैं, जो यूनियन के द्वारा या संघ के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं, हमें उन पर ही टिकना पड़ेगा। अगर हम बीपीएससी या यूपीपीसीएस या बाकी स्टेट एग्जाम की बात करें, तो फिर उस केस में जो स्टेट लेवल के, जो राज्य के स्तर पे जो अलग अलग योजनाएं लाई जाती हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। बट अगर हम यूपीएससी के हिसाब से बात करें तो हमें सिर्फ संघ के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, नई योजनाएं, या फिर अगर किसी योजना का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है, तो फिर उन योजनाओं को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपके सामने कोई भी नई योजना आती है, मान लो जैसे आप जनवरी इस महीने का आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और आपको सोचना हो कि अगर कोई भी योजना आ रही है तो उसको हम कैसे एग्जाम के हिसाब से तैयार करें, परीक्षा के हिसाब से उसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहला, कोई भी योजना होगी उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है, वो हमें देखना है कि आखिर उद्देश्य क्या है। दूसरा, हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इस योजना को लागू कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट होता है, दूसरा पहलू है कि हम उस कौन सी मंत्रालय इसको लागू कर रही है, इस चीज को ध्यान देंगे। तीसरा है समावेशन और बहिष्करण। मींस इस योजना का लाभ कौन मिलेगा, किसको इसमें
कौन इसके लाभार्थी होंगे और किसको इस योजना के लाभ से बहिष्कृत किया गया है, इस चीज को भी हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि जो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें सबसे अधिक जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी चीज के बारे में पूछा जाएगा कि किसको, कौन इसके लाभार्थी होंगे, किनको इसका बेनिफिट मिलेगा, किसको इसमें समावेशन किया गया है, किनका समावेशन किया गया है, उस चीज को आपको देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कौन इसके लाभार्थी नहीं हो सकते, इस पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये वाला एस्पेक्ट जरूर तैयार रखना। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो है उससे क्वेश्चन कम आते हैं, उससे सवाल कम आते हैं, बट मंत्रालय और ये जो टारगेट ग्रुप है या फिर जिनको लाभार्थी हैं या जो लाभार्थी नहीं है, उनको हमें देखना बहुत जरूरी है। एक और एस्पेक्ट है कि अगर मान लो कोई भी ऐसी योजना है, जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पहले जो इंदिरा गांधी आवास योजना थी उससे कैसे अलग है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी होता है। क्योंकि सवाल इससे भी पूछा जा सकता है कि पहले अगर कोई और योजना थी तो उससे अभी वाली योजना कैसे अलग है, कैसे विशिष्ट है, वो भी हमें देखना जरूरी है। साथ ही साथ इसका जो फंडिंग होगा, पैसे कहां से मिलेंगे, कौन सी जो सरकार है वो पैसा देगी, क्या इसमें पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा या केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगा। तो हमें इस चीज को भी देखना है कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है या राज्य सरकार दे रही है या दोनों पैसा दे रही है। तो इस चीज को भी हम जानने की कोशिश करेंगे स्कीम्स में, योजनाओं में। दूसरा जो एस्पेक्ट है, दूसरा जो पहलू है वो है रिपोर्ट और सूचकांक का। रिपोर्ट, तो हम इसमें सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी संस्था है जो यह रिपोर्ट को प्रकाशित कर रही है, कौन सी संस्था है जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर रही है, यह पहला पहलू। दूसरा पहलू क्या है, जो प्रकाशन है उसकी आवृत्ति क्या है, मींस क्या ये 1 साल में आती है, 2 साल में आती है, साल भर में 2 बार रिपोर्ट आती है, तो इसकी आवृत्ति क्या है, कितने बार इसको रिलीज किया जाता है, कितने अंतराल पे इसको रिलीज किया जाता है, ये एक पहलू है जिससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ रिपोर्ट के क्या क्या आयाम हैं, क्या क्या इसके आयाम हैं, किस किस आधार पे इस रिपोर्ट को बनाया गया है, उसको भी हमें देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ भारत की स्थिति क्या है उस रिपोर्ट में, उस कोई भी अगर रिपोर्ट आई है तो उसमें भारत की स्थिति क्या है, यह भी हमें जानने की जरूरत है। तो ये पहला 2 चीज। इसके बाद और जो एक विषय है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इनसे सबसे अधिक सवाल आपको देखने को मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में आपको क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहला कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कब से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह भी थोड़ा बहुत आप जानने की कोशिश करें कि किस साल में हुआ है। अब हो सकता है कि जो यूपीएससी है वो आपसे साल ना पूछे कि हाँ किस साल में इस संस्था को बनाया गया था, बट एक हिंट आपको मालूम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो आपको 3-4 संस्थाएं दे देंगे और फिर बोलेंगे कि इनको अरेंज करो, किसको पहले लाया गया, किसको बाद में लाया गया। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा एक याद होना चाहिए कि हाँ कब इसको बनाया गया है। देन कार्य करने का तंत्र क्या है, किस तरीके से काम करता है, यह भी हमें जानना जरूरी है। इसका रोल क्या है, इसका भूमिका क्या है संस्था की, और इसका संगठन क्या, मीन्स कौन कौन इसके सदस्य होते हैं। कोई भी संस्था है तो उसके सदस्य कौन है, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी कोई सभा होती है, किस तरीके से ये मेंबर्स को ऐड करता है, सदस्यों को कैसे ये जोड़ता है। तो ये सारी चीजें भी हमें जानने की जरूरत है। साथ में भारत की क्या उसमें कोई भूमिका है, उस संस्था के निर्माण में भारत की क्या कोई भूमिका है, ये भी हमें जानना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी कि क्या इस संस्था के द्वारा कोई नई पहल की गई है। जैसे मान लेते हैं कि हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विश्व बैंक के बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, तो क्या इसका संगठन है, कैसे कैसे बना हुआ है, क्या भारत इससे स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है, क्या विश्व बैंक के द्वारा कोई नई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, या कुछ नया कहा गया है, कोई नया कार्य जो है वो स्टार्ट किया गया है, कोई नई योजना स्टार्ट की गई है। तो इस टाइप की चीजें जो है वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट एरिया है, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो है प्रजातियां।
कई बार प्रजातियां जो समाचार में होती है उससे सवाल पूछा जाता है। हालांकि यूपीएससी ने अभी हाल के कुछ सालों में इसमें सवाल कुछ कम कर दिए हैं। एक टाइम था जब इसी से आपको 5 से 6 सवाल आ जाते थे, अब जनरली 2-3 सवाल आपको देखने को मिलता है प्रजातियों पे। तो प्रजातियां जो है उनसे भी बार बार पूछा जा रहा है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है जहां से सवाल बार बार पूछे गए हैं, वो है उसका आवास क्या है, उसका जो प्राकृतिक आवास है, जो पर्यावास है, वो कहाँ है, कहाँ वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, किस क्षेत्र में वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इस चीज को हमें जानने की सबसे पहले जरूरत है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, भारत में जो घड़ियाल भी है, भारत में मगर भी है, और साथ में वो नमकीन पालने वाले वो मगर भी है। तो इन सभी का जो आवास है वो अलग अलग है। जो हमारा घड़ियाल है वो सिर्फ जो फ्रेश वाटर है उसमें ही पाया जाएगा, ठीक है? उसको नमकीन पानी में वो नहीं रह सकता, वहां उसको नमकीन पानी में नहीं रह सकता। तो इस तरीके से आवास पे सवाल पूछा जा सकता है कि कहां ये पाई जा सकती है। अब इसके साथ साथ इसकी संरक्षण स्थिति क्या है। कुछ संस्थाएं हैं जैसे IUCN, या फिर जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, CMS है, साइट्स है, इसमें यह किस स्थान पे बना हुआ है, तो इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रजाति की विशिष्टता क्या है, प्रजाति की विशिष्टता क्या है, इस पे भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कुछ साल पहले यूपीएससी ने एक बहुत ही जो हमारे आसपास में जो पाया जाने वाला जीव है, हाथी, इसको लेकर एक सवाल पूछा था। और इसमें सिंपल सा सवाल यही था कि जो हाथी का जो ग्रुप होता है, उसका जो समूह होता है, इसका नेतृत्व कौन करता है, जो नर है, जो नर हाथी है वो, या फिर मादा हाथी है वो, कौन इसका नेतृत्व करता है। तो इस तरीके के सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं कि कौन इनका नेतृत्व करता है, नर हाथी या मादा हाथी। तो इस चीज को भी हमें जानने की जरूरत है कि अगर कोई भी ऐसी प्रजाति है तो उसकी क्या विशिष्टता है, क्या खास है उस प्रजाति में, यह चीज भी हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर प्रजाति लुप्त प्राय है, मीन्स अगर मान लो कोई बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए, अगर वो लुप्त होने वाला है, तो फिर उस प्रजाति के बारे में तो हमें बिल्कुल पढ़ना है। अगर कोई लुप्त होने वाली प्रजाति है तो उसके बारे में फिर हमें बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ इसका आवास है, क्या इसकी विशेषता है। इन सभी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद जो संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम है काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है, या बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है या कोई रामसर साइट है उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहला उसका स्थान के बारे में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है ये, बट राज्य के साथ साथ उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी पूछा जा सकता है कि किस पठार पे है, किस पहाड़ पे है, कैसा वहां की कैसी जलवायु है वहां पे, इन चीजों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन सी नदी इससे होकर गुजरती है, इस सवाल को भी पूछा जा सकता है कि अगर इससे कोई नदी पास कर रही है, कोई नदी गुजर रही है, तो उसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वनस्पति है या जीव है उनके बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो, वनस्पति में क्या होता है कि वनस्पति में आपको उसके प्रकार के बारे में अधिक सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुछ ऐसे वनस्पतियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे शीशम का पूछ लिया, महोगनी का पूछ लिया। तो इन सभी का पूछा जा सकता है कि ये इस जगह में पाए जाते हैं या नहीं, इन संरक्षित क्षेत्रों में क्या ये शीशम, महोगनी, ये सभी चीजें पाई जा रही है या नहीं। तो ये भी हमें अब थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी अपना जो क्वेश्चन का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ा रही है, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर देखें हम संरक्षित क्षेत्र की, तो उसमें एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि क्या यहाँ पे कोई विशिष्ट स्मारक है। हो सकता है वहां पे कोई मंदिर हो, पहले से कोई किला मौजूद हो, तो इन चीजों के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर उस संरक्षित क्षेत्र में अगर कोई लुप्त प्राय प्रजाति है, ऐसी प्रजाति जो लुप्त होने वाली है या बहुत गंभीर संकट से गुजर रही है, तो उनको भी हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ और कोई संरक्षित क्षेत्र से अगर निकटता हो, जैसे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जैसे आपके पास बांदीपुर
बाघ रिजर्व जो है, तो उसको आप जैसे ही देखोगे, बांदीपुर बाघ रिजर्व जो है, वहां पे जब आप देखोगे तो इसके आसपास में बहुत सारे और संरक्षित क्षेत्र भी आपको मिल जाएंगे। मुदुमलई भी है, इसमें आप देख सकते हो पूरा नीलगिरी का एरिया है। इस नीलगिरी के एरिया में आपको बांदीपुर भी है, मुदुमलई भी है, और बाकी बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र भी आएंगे। तो उन सभी चीजों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है हर बार, वो है राष्ट्रीय संस्थाएं। तो राष्ट्रीय संस्थाओं पे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला ये पूछा जा सकता है कि कैसे हुई है। कैसे हुई है इसका मतलब ये कि क्या इससे किसी कानून के तहत इसको निर्माण किया गया है, या ये फिर संवैधानिक निकाय है, या फिर सिंपली कार्यकारी संकल्प से इसको स्थापित किया गया है। तो इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये संवैधानिक संशोधन या संवैधानिक निकाय है, या फिर किसी कानून के तहत इसको लाया गया है, या सीधा जो कार्यकारी संकल्प है उसके द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया है। तो ये चीज भी हमें जानने की जरूरत है। साथ ही साथ इसकी रचना क्या है, कितने सदस्य होंगे, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। जैसे अभी हम देख सकते हैं, जब हम फरवरी महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, या शायद मार्च महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमें एक जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था कि इसके जो सदस्य है उनका कैसे चुना जाना चाहिए। पहले हम देख सकते हैं कि सिर्फ राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पे, या जो कैबिनेट है उसके कहने पे किसी को भी चुनाव आयोग के या मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकते थे। बट अभी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, और उसके साथ साथ सरकार जो है वो एक नई बिल लेकर भी आई है, एक नया कानून बनाने की कोशिश की गई है। तो उसमें क्या क्या प्रस्ताव है इस चीज को लेकर, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो इसकी शक्तियां हैं, इसके जो कार्य हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 इंपॉर्टेंट विषय हैं जिन पे बार बार सवाल पूछा जाता है, और इनको कैसे तैयार करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब आप इसको रिवाइज करोगे, जब आप इसको दोबारा याद करने की कोशिश करोगे, तो इस चीज को खासकर जरूर याद रखना कि कोई भी ऐसा टॉपिक है, या मान लो आप अभी के टाइम में मान लेते हैं अखबार पढ़ रहे हो, तो अखबार में अगर इस तरीके के अगर कोई भी टॉपिक आ रहे हैं, कोई भी विषय आ रहे हैं, तो उनको कैसे तैयार करना है, उसके लिए एक तरीका है जिससे आपका प्रीलिम्स का काम हो रहा है। यहां पे हम मेंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। हाँ, ये केवल हिंदी बैच है, इसलिए हिंदी में कर रहे हैं। सभी को आई थिंक अब मालूम होगा कि हमको कैसे करंट अफेयर तैयार करना है। देखो, एक सवाल है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है जिसको आप देख सकते हो। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जनसत्ता, जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसको आप पढ़ सकते हो। जनसत्ता में भी काफ़ी अच्छे से न्यूज़ को कवर किया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी लैंग्वेज में है, तो उसको भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से समाचार को कवर किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला विषय है वह है असम में परिसीमन आयोग को लेकर, या असम में डिलिमिटेशन को लेकर। परिसीमन या डिलिमिटेशन, तो अभी हाल में ही भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, उसने असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। मींस जो डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है, परिसीमन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखो, ये जो प्रक्रिया की जा रही है, ये जो परिसीमन की जो प्रक्रिया की जा रही है, वो 2001 की जनगणना के आधार पे की जा रही है, ना कि 2011 के जनगणना पे। तो सबसे पहले
दो लाइन हमने देखे, उनको आप एक बार समझने की कोशिश करो। हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है असम में परिसीमन, असम में डिलिमिटेशन। पिछले साल जनवरी 2023 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी 2023 से ये टॉपिक है असम में परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। तो असम में जो परिसीमन का प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो प्रक्रिया है वो 2001 की जनगणना के आधार पे होगी, ना कि 2011 के जनगणना के आधार पे, ना ही 2021 की जनगणना के आधार पे। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान देखना कि 2001 की जनगणना, 2001 का जो सेंसस हुआ था उसके आंकड़ों के आधार पर यहां पे परिसीमन किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो ये पहली पहलू है। अब देखो असम के बारे में हम बात करें तो लास्ट टाइम इसके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनका जो परिसीमन है वो आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में असम में आखिरी बार परिसीमन की प्रक्रिया को किया गया था, यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। अब यहां पे एक चीज याद रखना, अगर हम बात करें परिसीमन की या डिलिमिटेशन की, तो आखिर ये क्यों किया जाता है। देखो अब हमारे यहां अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ये एक स्टेट है, मान लेते हैं हमारे यहां कोई एक राज्य है, ठीक है। इस राज्य में 4 अलग अलग जिले हैं, ठीक है। चारों जिलों का हमने नाम रख दिया A, B, C और D। 4 अलग अलग जिले हैं, चारों का नाम हमने रख दिया A, B, C, D, और यहां पे 4 विधानसभा क्षेत्र ही हैं। अब देखने को हमें क्या मिला कि इन सभी की पॉपुलेशन उस समय मान के चलते हैं कि 1000 थी। सभी की पॉपुलेशन उस समय लगभग 1000 के बराबर थी। एक इक्वल ही मान के चल रहे हैं कि इन सभी की पॉपुलेशन जो है वो 1000 के बराबर थी। बट 20 साल के बाद मान लो ये आंकड़ा था 1980 का, 1980 में ये एक राज्य है जहां पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो 1000 थी। अब लगभग 30 साल के बाद 2010 में इनकी जो जनसंख्या है वो बदल गई है। मान लेते हैं कि ए जो क्षेत्र है यहां की जनसंख्या हो गई 1500, जो डी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या हो गई 1500, और वहीं पे यहां पे जो बी क्षेत्र है इसकी जनसंख्या हो गई मान लेते हैं 8000। सी जो एरिया है इसकी भी जनसंख्या बढ़ के हो गई 7000। तो अब देखो कुछ जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है। पहले जनसंख्या कुल मिला के 4000 थी, अब यहां पे जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है 18000। तो जनसंख्या काफी अधिक बढ़ गई, और सभी क्षेत्रों में बराबर ढंग से नहीं बढ़ी है। कुछ क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई, पॉपुलेशन अधिक बढ़ गई, कुछ क्षेत्र में, कुछ एरिया में बहुत कम बढ़ी। तो अब देखो अगर ये 4 ही सीट को रखते हैं, या मान लो इस 4 सीट को ऐसे ही रखते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1500 लोग मिलके एक विधायक को चुन रहे हैं, यहाँ पे 8000 लोग मिलके भी एक ही विधायक को चुन रहे हैं। यहाँ पे समानता जो है वो खत्म हो गई, इक्वलिटी जो है वो खत्म हो गई। अब यहाँ के लोग जो हैं वो 1500 लोग मिलके ही एक एमएलए, एक विधायक को चुनने के लिए काफी हैं, और यहाँ पे 8000 लोग हैं फिर भी एक ही विधायक। तो अब इस केस में यहाँ पे परिसीमन किया जाता है, इस क्षेत्र को बांटा जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। मालूम चला हमें कि अब यहाँ पे 18000 है, तो यहाँ पे क्षेत्र को फिर से बांट दिया गया, कुछ ऐसे बांटा गया 4 अलग अलग क्षेत्रों में। मान लो कि ये एक क्षेत्र हो गया, दूसरा ये क्षेत्र हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो हमने 4 अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए जिनकी पॉपुलेशन लगभग 4500 के बराबर हो गई। तो अब क्या हुआ, वापस से एक ऐसा सिस्टम बन गया, जहां पे सभी क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो सामान्य हो गई। 4 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन अभी सभी विधानसभा क्षेत्र में 4500 लोग हैं। तो बाउंड्री जो थी उसको चेंज कर दिया गया। बाउंड्री जो पहले इस तरीके थी, अब उस बाउंड्री को बदल दिया गया, अब उस सीमा को परिवर्तित कर दिया गया। तो ये काम किया जाता है परिसीमन में कि बाउंड्री को चेंज कर दिया जाए, ताकि जो जनसंख्या जो है उसका बराबर ढंग से बंटवारा हो सके, सभी लोगों की जो
वोट की जो वैल्यू है वो बराबर हो सके। इस चीज को जो कोशिश की जाती है, इस प्रक्रिया का नाम है परिसीमन। अब देखो, परिसीमन क्यों किया जाता है, इस चीज को हमने पहले समझा कि ये फिर से निर्धारित करने का काम है जनसंख्या को लगभग इक्वल अधिकार देने के लिए, समान अधिकार देने के लिए। अब इसके साथ साथ अगर हम परिसीमन आयोग की नियुक्ति के बारे में बात करें, अब यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति कैसे होती है। यहां पे सबसे पहले हमने देखा कि क्या इसका संदर्भ था, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अगर हम नियुक्ति की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, वो परिसीमन आयोग को नियुक्त करते हैं और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। तो नियुक्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अब देखो इसके सदस्य कौन होंगे? इसके सदस्यों में होंगे सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो संबंधित राज्य है, जैसे मान लो असम है, तो असम में जो राज्य चुनाव आयुक्त होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो उनको भी यहां पे शामिल किया जाता है। तो यहां से ये सभी हमारे परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे। अब देखो, जो परिसीमन आयोग है वो बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करती है। मींस जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यकारी है, उसका कोई भी इस पे प्रभाव नहीं होना चाहिए, सरकार का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी ये परिसीमन आयोग काम करती है। सरकार इस पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अब देखो, ये जो परिसीमन आयोग है, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान कहता है कि अगर परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर कोई आदेश दिया है, अगर बाउंड्री को रीड्रॉ करने का, बाउंड्री जो है, जो सीमा है, उसको वापस से रीडिफाइन किया है, वापस से बदला है, तो उस सवाल को लेकर कोई जो हमारे कोर्ट हैं उनमें नहीं जा सकता। इसका जो फैसला है वो अंतिम है और किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे सवाल उठने लगे तो फिर क्या होगा? चुनाव अनिश्चित काल के लिए रद्द होते रहेंगे या रुक जाएंगे। तो परिसीमन आयोग का जो फैसला होगा उसको हम किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठा सकते। साथ ही साथ परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया, जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। मींस इक्वल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, समान जनसंख्या के खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे मैंने आपको वहां पे बनाकर दिखाया कि अब सभी 4500 लोग एक एक एमएलए चुनेंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्यों किया जाता है ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखो, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बट नियुक्ति से पहले एक अधिनियम बनाया जाएगा और वो अधिनियम बनाया जाएगा संसद के द्वारा। तो हर जनगणना के बाद जो संसद है उसको एक अधिनियम बनाना है परिसीमन को लेकर, और एक बार जब अधिनियम लागू हो सकता है तो केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन कर सकते हैं। तो अधिनियम लाने का अधिकार हो गया हमारे संसद के पास, नियुक्त करने का अधिकार हो गया राष्ट्रपति के पास। नियुक्त सदस्य कौन से होंगे? हमारे जो अदालत है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं और साथ ही साथ संबंधित राज्य के जो चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो हो सकते हैं। तो ये इसके सदस्य होंगे और काम क्या है इसका? सीमाओं को फिर से चेंज करना, बदलना, ताकि जो जनसंख्या के अलग अलग खंड है उनको समान प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। तो ये हमारा परिसीमन आयोग है जो लास्ट ईयर काफी चर्चा में था, पिछले साल काफी चर्चा में था, असम में स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसके पहले
यही सेम प्रोग्राम जिला लेवल पे लॉन्च किया गया था, जिला के स्तर पे भी लॉन्च किया गया था, जिसका आकांक्षी जिला कार्यक्रम नाम था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ठीक उसी के तर्ज पे अब उससे और लोअर लेवल पे जाके आपने देखा होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद ब्लॉक होता है, फिर ब्लॉक के बाद पंचायत आते हैं। तो इसी तर्ज पे जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, जिला प्रोग्राम था, उसके तर्ज पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो मौजूद, अब देखो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ नई योजना जो है उसको स्टार्ट की जाएगी, नई योजना को शुरू करना नहीं है, जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उनको एकीकृत किया जाएगा, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। और जो मीन्स मान लेते हैं कि आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉक्स हैं, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। तो इस टाइप से इसके बाद इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि किसान सम्मान निधि है, और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना है। तो इस टाइप से अलग अलग योजनाएं जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, पहले से चल रही हैं। तो इन सभी योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा, इन सभी का जो पैसा है उसको मिलाया जाएगा, ताकि उस पूरे ब्लॉक को अच्छे तरीके से समावेशी तरीके से डेवलप किया जाए, उसका विकास किया जाए। तो इसके लिए इस आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। कहां पे लागू है? भारत के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक की पहचान की गई है। तो ये नहीं कि भारत के हर एक ब्लॉक में लागू होगा, भारत के अलग अलग 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 500 अलग अलग ब्लॉक्स को इसमें पहचान किया गया है, और उन ब्लॉक्स में ही इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या इसका मेन फोकस रहेगा, कहां पे ये ज्यादातर टारगेट करेगा? इसमें है स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबंधित सेवाएं, और साथ ही साथ पेयजल और स्वच्छता, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचे और समग्र सामाजिक विकास पर ध्यान देना। तो ये इसका मेन फोकस एरिया रहेगा, यहीं पे ये केंद्रित रहेगा। अब आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो है इसमें 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इसके मेन 3 चीजों पर ये निर्भर है। पहला क्या है? अभिसरण। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो बहुत अलग अलग योजनाएं हैं उनको एकीकृत करना, उनका कन्वर्जेंस करना, उनका अभिसरण करना, मीन्स उनको मिलाना। ऐसा नहीं कि जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ क्या होता है, जो अलग अलग एरिया है, मान लेते हैं जैसे सपोज कोई एक मान लो कोई एक मोहल्ला है, वहां पे रोड भी बनना है, नाला भी बनना है और केबल का लाइन भी डालना है। तो पहले क्या होता है, पहले रोड वाले आते हैं, वो रोड बना के चले जाते हैं, फिर केबल वाले आते हैं, केबल डाल के चले जाते हैं, और केबल डालने के लिए क्या करेंगे, वो रोड को पहले उखाड़ेंगे, फिर तीसरी बार में नाला बनाने वाले आएंगे, वो रोड को भी उखाड़ेंगे, केबल को भी हटा देंगे। तो लास्ट में क्या हो रहा है कि तीनों चीजों के लिए पैसा खर्च हुआ, रोड बनाने के लिए भी पैसा खर्च हुआ, केबल डालने के लिए भी पैसा खर्च हुआ, और नाला बनाने के लिए भी पैसा खर्च हुआ। लास्ट में आपको मिला क्या? ना रोड बची होगी, केबल कट गया होगा, और नाला तो आपको मालूम ही है कैसे काम करता है। तो ये अलग अलग अगर योजनाएं ऐसे चलती रही कि मान लो केंद्र सरकार एक ही योजना लेके चली आई, राज्य सरकार अपनी एक योजना लेके चली आई, और जो वहां का जो पंचायत है या नगर निगम है वो भी अपना एक योजना लेके आ गया, और तीनों अलग अलग टाइम में कर रहे हैं। जनवरी में रोड बन गई, मार्च में उसमें केबल डाल दिया, और जून आते आते उसमें नाला बना दिया, लास्ट में सिर्फ नाला ही बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसमें अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उनका अभिसरण या उनका कन्वर्जेंस किया जाएगा, ताकि साथ में काम कर सके। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, साथ में हम काम कर सके। साथ ही साथ सहयोग, इसमें सहयोग कौन कौन सी संस्थाएं कर रही है? नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकार और जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन, इन सभी को आपस में सहयोग करना होगा, तभी ये काम हो सकता है। और साथ ही साथ जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉक के बीच में प्रतिस्पर्धा, और इसके लिए मंथली डेल्टा रैंकिंग का भी प्रस्ताव है कि मासिक तौर पे एक डेल्टा रैंकिंग होगी, जिसमें
जो देश के अलग अलग जो ये 500 ब्लॉक हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी कि कौन सा ब्लॉक अच्छा काम कर रहा है। तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, तब हो सकता है कि वो अच्छे ढंग से काम करे अपने आप को नंबर 1 पर दिखाने के लिए। तो ये 3 मेन चीजों पर निर्भर करता है हमारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। सबसे पहले डिपेंड करेगा अभिसरण, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का अभिसरण हो। दूसरा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन और नीति आयोग के बीच में सहयोग हो ताकि सब मिलकर साथ में प्लानिंग कर सके। और तीसरा, इन सभी ब्लॉक के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक मासिक डेल्टा रैंकिंग निकलेगी जिसके आधार पर इन सभी को एक रैंक दिया जाएगा कि कौन पहले स्थान पे है, कौन दूसरे स्थान पे है। इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा कई शहरों के बीच में स्वच्छ भारत सिस्टम के तहत भी या स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके तहत भी रैंकिंग होती है। जैसे अभी के टाइम में हम देखें तो इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में गिने जाते हैं। तो ठीक वैसे ही इन ब्लॉक्स के बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा होगी, आपस में एक इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी ताकि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो यह है हमारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये दोनों टॉपिक क्लियर है? काम जो है वो ब्लॉक लेवल पे ही होगा, काम जो है वो ब्लॉक लेवल पे होगा। नोट्स जो है वो आप सभी को मिल जाएगा। नोट्स पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब ये इसमें इंग्लिश बैच वाले कौन आ गए? ये इंग्लिश बैच नहीं है बाबू, ये हिंदी बैच है। देखो, जो बात रही नोट्स की, तो जो क्लास का जो ये पीडीएफ है वो आप सभी को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में आपने देखा होगा मैंने वही टॉपिक, वही पॉइंट लिखा है जो आपके परीक्षा के हिसाब से जरूरी है। तो ये पहली बात ये कि ये हिंदी बैच है। दूसरी बात ये कि जो नोट्स है वो आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, कंपाइलेशन भी मिल जाएगा। तो आपको इन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक काम के लिए चिंता करनी है, सिर्फ एक काम करना है, इन सभी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, बस वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कानून का नियम सूचकांक, रूल ऑफ जस्टिस रिपोर्ट। रूल ऑफ जस्टिस रिपोर्ट या कानून का नियम सूचकांक। अब देखो, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या कानून का नियम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए किसके द्वारा जारी किया गया है। तो उसको जारी करने वाली है विश्व न्याय परियोजना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट या विश्व न्याय परियोजना के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार इस साल जो अधिकतर देश है वहां पे जो रूल ऑफ लॉ है, जो बोल सकते हैं कि कानून का जो शासन है वो कम होते जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब देखो, इस रिपोर्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं? पूरे साल में कम से कम 50 ऐसे रिपोर्ट निकलते हैं, 50 ऐसे रिपोर्ट निकलते हैं और सभी रिपोर्ट्स आपके परीक्षा के हिसाब से जरूरी भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यह समझो कि आखिर ये रिपोर्ट मैंने क्यों चुना। देखो, बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे भी आते हैं जिसमें सरकार बोल देती है हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, आप कुछ भी बोलो हम मानेंगे ही नहीं, तो बात ही खत्म। बट ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसके लिए सरकार काम कर रही है, सरकार अपना इसमें पोजीशन सुधारना चाहती है। इसमें जो भारत की जो रैंकिंग है उसको सरकार इसको सुधारना चाहती है, इसके लिए काम कर रही है। तो इसके लिए ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या जो हमारा कानून का नियम सूचकांक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकार भी इसके बारे में सोच रही है। और इस इंडेक्स के तहत पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे वैश्विक स्तर पे
जो रूल ऑफ लॉ है या जो कानून का शासन है वो जनरली सभी कंट्रीज में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज याद रखना, इसमें कहा गया है कि पूरे विश्व में 6 अरब से अधिक लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां 2022 और 23 के बीच में जो कानून का शासन है वो कम होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम 2023 का जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट या विश्व न्याय परियोजना है उसका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देखें तो उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है डेनमार्क। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। तो टॉप पोजीशन पे जो कंट्री है उसको जरूर याद रखना, जो शीर्ष स्थान पे है वो है डेनमार्क। और इसमें 142 कंट्रीज की रैंकिंग निकाली गई जिसमें भारत का स्थान है 79, 79वां स्थान है भारत का। तो पहली चीज ये कि किसके द्वारा जारी की जाती है, भारत का स्थान क्या है। अब इसके आयाम क्या क्या हैं, इसके पैरामीटर्स या जो आधार है वो क्या क्या है इसको भी देखते हैं। इसके 8 डिफरेंट पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, 8 अलग अलग डायमेंशन या आयाम को डिसाइड किया गया है। जो है सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, मींस सरकारें निरंकुश ना हो, सरकार पर कंट्रोल हो। तो सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, ये पहला पैरामीटर है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ करप्शन या भ्रष्टाचार का अभाव, भ्रष्टाचार कम होगा तो रैंकिंग बेहतर होगी। तीसरा, खुली सरकार या ट्रांसपेरेंट सरकार, मींस जो अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है वो लोगों के साथ साझा करती हो। ऐसा नहीं कि बोल दिए हम कुछ नहीं बताएंगे, हम अच्छी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम करें, बट आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो ये खुली सरकार नहीं हुई, ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट नहीं हुई। तो सरकारी कार्यकाल जो है या सरकार के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, अगर वो लोगों से साझा हो रही है तो बेहतर रैंकिंग आएगी। मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो कितने सुदृढ़ तरीके से, उसका एक डायमेंशन ये भी है। व्यवस्था और सुरक्षा कितनी है, जो नियम बनाए गए हैं उनको कितना इन्फोर्स किया जा रहा है, नियमों का कितना प्रवर्तन हो रहा है, ये भी इसमें देखा जाता है। साथ ही साथ सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस, मींस सिविल न्याय और आपराधिक न्याय, ये जुडिशियरी वाला एंगल हो गया कि जुडिशियरी में जो हमारा जो न्याय व्यवस्था है उसमें सिविल प्रक्रिया जो है या सिविल न्याय जो है वो कितने आसानी से मिल रहा है, या आपराधिक केसों में, आपराधिक मामलों में न्याय कितने तेजी से मिल रहा है। आपको मालूम है हम इसमें कई मुद्दों में पीछे जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि अगर मान लो आप जुडिशियरी वाला ही पार्ट देख लो, जो हमारा जो न्याय व्यवस्था है उसको भी अगर आप देखते हो तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस जो हैं, बहुत सारे जो मामले हैं वो अदालतों में लंबित हैं। तो इस कारण भी हमारी रैंकिंग जो है आप देख सकते हो 142 कंट्रीज में हमारी रैंकिंग 79 है। तो ये एक किसके द्वारा जारी की जाती है, हर साल आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो ये रिपोर्ट भी आपको जानना है। अब इसके बाद एक और टॉपिक, एक और विषय जो न्यूज में था इस बार, वो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। अगर हम इसकी बात करें तो एक मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना है। मल्टी मॉडल होने का मतलब ये कि इसमें आप जहाज वाला जो कंपोनेंट है या जो समुद्र के थ्रू जो रास्ता है उसकी भी बात होगी, जो रोडवेज हैं उनकी भी बात होगी, और साथ ही साथ जो रेलवे है उसकी भी बात होगी। तो इन तीनों माध्यम से परिवहन हो सकता है इस अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में। इन सभी के बेसिस पे ये लागू है। अब इसके साथ साथ ये एक 7200 किलोमीटर की, 7200 किलोमीटर की तक फैली हुई है, और साथ ही साथ किन कंट्रीज को कनेक्ट करती है, किन देशों को जोड़ती है। देशों में देखिएगा अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के साथ साथ भारत और ईरान, इन सभी कंट्री के बीच में, इन सभी देशों के बीच में जो डिफरेंट गुड्स हैं, जो माल है, उनके परिवहन को आसान बनाने का लक्ष्य है इस अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का। अब देखो दिसंबर 2016 में भारत जो है वो INSTC का उपयोग करने के लिए सहमत हुआ था, और इस INSTC की बात करें तो इसको 2000 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया, और साथ ही साथ 2002 में भारत और ईरान और रूस के द्वारा इसको अनुमोदित भी किया गया था।
तो 2016 के बाद से भारत इसमें काफी एक्टिव होता हुआ चला गया। हालांकि अगर के आज के डेट में भी आप देखो तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, आपको मालूम है अब तो ईरान और पाकिस्तान का भी युद्ध स्टार्ट हो गया है, ठीक है? और उधर आज पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया ईरान पे, कल ईरान ने कुछ मिसाइल्स दाग दिए थे। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इन सभी चीजों के कारण, और साथ में आपने देखा होगा ईरान और अमेरिका का जो आपसी विवाद है, तो इन सभी कारणों से ये जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर है ये कई दिनों से फंसा पड़ा है, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट काम नहीं हो पा रहा है। बट ये पिछले साल फिर से न्यूज में आया था कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब भी भारत और रूस के बीच में संबंध बेहतर करने के लिए कोई वैसी मीटिंग होती है, या मान लो एससीओ की मीटिंग होती है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मीटिंग होती है, तो इन सभी केसेस में वापस से इन मुद्दों पर चर्चा स्टार्ट हो जाती है, बट फिर साल भर के बाद गायब हो जाती है। तो अब देखो, अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, भारत के मुंबई से ये स्टार्ट होगा और ईरान में बंदर अब्बास और बांदर अंजली तक ये पहुंचेगा और फिर कैस्पियन सागर को पार करके रूस में अस्त्रखान, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। तो लंबा चौड़ा क्षेत्र है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आप मैप में भी देख लेना, यहां मुंबई से स्टार्ट होता है, बंदर अब्बास और बांद्रे अंजली तक ये पहुंचता है, साथ में यूरोप को जोड़ता है, रसिया के पार्ट को जोड़ता है। तो इन सभी एरिया को जोड़ने का काम है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का। भारत के लिए, भारत के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये जो कॉरिडोर है, ये जो अगर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये परिवहन गलियारा अगर बन जाता है तो भारत का जो यूरोप के साथ जो व्यापार संबंध है वो और बेहतर हो सकते हैं उसको, और साथ ही साथ जो मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ भी हमारे जो व्यापार हैं वो बढ़ सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको मालूम है इस बीच में अफगानिस्तान में भी तालिबान रिजीम आ गया, ईरान और पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा धीमा पड़ चुका है इसका काम। अब एक लास्ट ईयर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, भारत और जो अमेरिका, हालांकि उसको बोलना सही भी नहीं है क्योंकि अमेरिका पूरी कॉन्टिनेंट है, लेकिन कई बार हम जनरली अमेरिका बोल देते हैं। तो भारत और अमेरिका या भारत और यूएस के बीच में लास्ट ईयर एक डील साइन हुई थी जिसको आईसेट या महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल, यह स्टार्ट किया गया था भारत और यूएस के बीच में। और देखो, सहयोग के लिए एक नया फ्रेमवर्क, एक नया रूपरेखा तैयार किया गया है। आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। कहां पे इसका फोकस होगा, किन चीजों पर ध्यान अधिक दिया जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, वायरलेस दूरसंचार और अंतरिक्ष सहित प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है। मतलब स्पेस का भी हम लेंगे, क्वांटम कंप्यूटर भी लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन भी लेंगे। तो इन सभी चीजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, वायरलेस दूरसंचार और अंतरिक्ष, इन सभी एरिया में, इन सभी क्षेत्रों में इस पहल के तहत फोकस किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। अब देखो, अब इसमें एक चीज यहां पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे जो गैर सरकारी स्टेक होल्डर है या हितधारक है, मींस जैसे प्राइवेट कंपनी हो गई, तो प्राइवेट कंपनी के बीच बातचीत और जो उनका रिलेशन है, उनका जो संबंध है, मींस मान लो इंडिया के कुछ प्राइवेट कंपनी हो गए, जैसे मान लो अंबानी साहब की कंपनी हो गई, अडानी साहब की कंपनी हो गई, ऐसे यूएस की अलग अलग कंपनी है, तो इन सभी के बीच का जो संबंध है उनको बढ़ाने के लिए इसके तहत कार्य किया जाएगा। क्योंकि दोनों जो गवर्नमेंट है, दोनों जो सरकारें हैं, ये जो दोनों सरकारें हैं, इनका काम ये नहीं है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करो, इनको सरकार चलाना है, बट जो नई प्रौद्योगिकी होगी उसका काम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, और ये जो गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं इनके बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इस पहल के तहत। और साथ ही साथ में जो सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला है उसको भी बनाया जाएगा,
जो वस्तुएं हैं उनका सह उत्पादन, मीन्स साथ में इनका प्रोडक्शन करने की भी बात है, और सह विकास का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में ये एक स्थापित कर रही है, एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली और यूएस के बीच में, मतलब वॉशिंगटन के बीच में। तो फोकस है कि हम एक सप्लाई चेन जो है इन सभी चीजों से रिलेटेड, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्वांटम कंप्यूटिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर का हो, दूर संचार से रिलेटेड हो, अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, तो इन सभी सेक्टर में हम सहभागिता को बढ़ाएं, साथ में मिलकर नई प्रौद्योगिकी का विकास करें, साथ में मिलकर नई चीजों को उत्पादन भी करें। और इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट जो है वो सरकारों के बीच में नहीं होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके बीच में सहयोग को बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है। तो देखो सिंपल सवाल कैसा पूछा जा सकता है, यहां से सवाल सिंपली ये पूछा दिया जाएगा, इसका नाम दे देंगे कि आईसेट, हो सकता है वो इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में ही लिख दे आईसेट, उसी का सिंपली मतलब वो टाइप कर दे कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, या फिर ये लिख दे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल। ये किन दो देशों के बीच में साइन की गई है, भारत और किस और देश के बीच में इसको लागू किया गया है। तो वहां पे आपको देखना है कि कौन से देश है, भारत है और दूसरी तरफ अमेरिका या यूएस है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, उनका जो सहयोग है, उनकी जो सहभागिता है, उनको बढ़ाने की पहल की जाएगी। कुछ जो क्षेत्र है उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ये भी इसमें याद रखना है। अब देखो, अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लास्ट ईयर का, और वो है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। और इसमें भारत की अब तक की सबसे बड़ी महिला पलटन को भेजा गया है। इसके पहले 2007 में भारत पहला देश बना था जिसने ये जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है उसमें पहली बार महिला पलटन को भेजने वाला देश भी भारत ही था। तो 2007 में भारत वो पहला देश बना था जिसने कोई महिला पलटन को भेजा था। और अब 2023 में अगेन फिर क्या हुआ है कि जो सबसे बड़ी पलटन है महिलाओं की, महिला सैनिकों की, वो भी भारत से ही भेजी गई है। तो देखो, भारत ने सूडान के अबाई क्षेत्र में, जो अबाई क्षेत्र हैं, अबाई क्षेत्र है, अब यहां पे ये ध्यान देना कि सूडान में अबाई क्षेत्र हैं, जो प्लेस इन न्यूज या जो समाचारों में स्थान रहते हैं वहां पे ये पूछा जा सकता है। आपको सिंपली लिख दिया जाएगा अबाई क्षेत्र और सामने देश लिखा होगा। तो अबाई क्षेत्र जो है वो कहां स्थित है, सूडान में। तो भारत ने सूडान के अबाई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की है, जो यूएन की तरफ से ही तैनात होती है। और इसमें यह सबसे बड़ी महिला पलटन है यूएन के हिस्ट्री में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके पूरे इतिहास में सबसे बड़ी महिला पलटन, जो संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना है उसमें सबसे बड़ी महिला पलटन भारत के द्वारा ही भेजी गई है। अब देखो, सबसे बड़ी एकल इकाई है और 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्ण महिला दल तैनात करने वाला पहला देश भी बना था। इसके साथ साथ 1948 से लेकर अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 71 मिशन हुए हैं और इसमें से 49 मिशन में भारत ने 2 लाख से अधिक सैनिकों को सेवा प्रदान करने के लिए वहां भेजा है। तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, एक मेन कंट्रीब्यूटर है। अब देखो, इस संयुक्त राष्ट्र सेना के बारे में, शांति सेना के बारे में हमें और कुछ जानना है। सबसे पहले ये जो है वो कैसे काम करती है, कौन इसको नियुक्त करने का अधिकार रखता है, क्या हम खुद से किसी शांति सेना को कहीं भेज सकते हैं या नहीं, इस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक जो है वो इसका मेन काम क्या है कि मान लो किसी देश में संघर्ष चल रहा है, किसी देश में युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, तो उस देश में शांति को पुनः स्थापित करने के लिए, मान लो 2 गुटों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वहां पे शांति को पुनः स्थापित करने के लिए, या वहां पे कोई वैसे लोग हैं, कोई मान लेते हैं वहां के कोई राजनयिक हैं या कोई वैसा राजनीतिज्ञ हैं जो वहां के राजनेता हैं, उनको अगर सुरक्षा प्रदान करनी है, या फिर
अगर कोई मान लेते हैं नॉर्मल पब्लिक ही है, उनको भी अगर सुरक्षा प्रदान करनी है, वहां के जो नागरिक हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी है, तो उस केस में, उस मामले में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वहां पे भेजा जा सकता है। अब देखो, ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है वो 3 बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। पहला बुनियादी सिद्धांत क्या है? पार्टियों की सहमति। मीन्स सबसे पहले जो जिसके यहां आप सेना भेज रहे हो, पहले तो वो देश को मानना चाहिए। अब आप सोचोगे कि मान लो देश में वहां पे सरकार ही नहीं है, मान लेते हैं किसी देश में सरकार है ही नहीं, मान लेते हैं किसी मिलिट्री वाले ने कूप कर दिया और वहां की जो सरकार थी उसको हटा दिया, कोई सेना ने वहां के जो पहले से जो सरकार मौजूद थी उसको हटा दिया, तो आप फिर अब वहां पे किससे पूछने जाओगे, किससे सहमति लेने जाओगे कि क्या यहाँ पे हम शांति सेना को लगा सकते हैं कि नहीं? तो इसमें यह देखा जाता है कि क्या आप पहले से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं, क्या आपने, उसका एक आर्टिकल है, उसका एक अनुच्छेद है 25, क्या आपने उसको साइन किया है? अगर किया है तो फिर आप रेडी माने जाएंगे कि आपकी सहमति है कि आपके यहां अगर विवाद बढ़ता है तो फिर इसको शांति सेना को वहां पे भेजा जा सकता है। तो पहले है पार्टियों की सहमति। दूसरा है निष्पक्षता। निष्पक्षता यहां पे ये मतलब ये नहीं कि आप सरकार, वहां की सरकार की तरफ से जाके लड़ाई करेंगे या फिर कोई नया ग्रुप आया है उसके तरफ से जाके लड़ाई करेंगे। ये निष्पक्ष रूप से, ये पहली बात तो ये कि ये लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। ये सेना जरूर है, बट इस सेना का काम लड़ाई करना नहीं है, इस सेना का काम है सुरक्षा प्रदान करना। ये जंग जीतने नहीं जा रही, ये सुरक्षा प्रदान करने जा रही है। और तीसरी ये कि आत्मरक्षा, या जो इसका मैंडेट है, जो जनादेश है, या फिर जो इसको कार्य दिया गया है, उस चीज को छोड़कर बाकी किसी और चीज के लिए हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। मीन्स आत्मरक्षा को छोड़कर, या मान लो किसी को बचाने के लिए भेजा और उसको बचाने के लिए हथियार चलाना पड़ा, इन चीजों को छोड़कर बाकी किसी भी कार्य के लिए ये हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन होगा, इनके पास सबसे अच्छा वेपन होगा, लेकिन वो इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब उनको खुद की आत्मरक्षा करनी है, या मान लो इनको किसी को बचाने के लिए भेजा गया हो तो उसको बचाने के लिए फिर वो हथियार का इस्तेमाल करेंगे। बट उस हथियार को लेकर वो युद्ध में नहीं उतरेंगे, वो युद्ध में किसी भी देश का या किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब देखो, कौन डिसाइड करेगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को लगाना है या नहीं लगाना है? तो ये डिसाइड करने का काम भी यूएनएससी, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, वह डिसाइड करती है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो सुरक्षा परिषद जैसा उचित समझेगा, सुरक्षा परिषद सबसे पहले फैसला लेगी कि शांति सेना को भेजना है कि नहीं, अगर भेजना है कितने समय के लिए भेजना है, कितने समय तक इसको बढ़ाया जा सकता है, या कब खत्म करना है, कब शांति सेना को वापस बुलाना है, इन सभी का अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसी के पास होता है। और साथ ही साथ एक और चीज जो आपको जानना है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन्होंने अगर अनुच्छेद 25 पर साइन किया है, उसको माना है, तो उनके यहाँ शांति सेना जो है उसको भेजा जा सकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से रिलेटेड एक मुद्दा था जिसको हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है। आई थिंक टाइम भी हो गया है, तो हम लोग कल की क्लास में वापस से 10:15 पे मिलेंगे, और 1 घंटे में जो ऐसे ही हम लोग 1-1 घंटे की डेली क्लास करेंगे और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर, और फिर इन चीजों को देखते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। जो मेन पॉइंट है उसको मैं, जहां पे पॉइंट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे ताकि सभी लोग समझ पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं 10:15 पे। आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। बस आपका काम है इन चीजों को बार बार रिवाइज करने का। तो धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं फिर।